आज प्रश्न उत्तर कर लेते हैं प्रगीत और समाज का। क्यों? देखो अच्छे से बने रहना। मेरे को लगता है 10 मिनट में हम लोग 10 सवाल करेंगे आज अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। मैं देखो कहीं पर भी आपको देता हूँ ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपका 1 घंटा समय बर्बाद करो। अरे जो बच्चे को चाहिए उसे दो और चले जाओ यार। बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी मस्ती मजाक उतना नहीं चाहते, ठीक है। तो मैंने आप सभी को समझा है और बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य के आदर्श क्या थे, पहले सवाल को सुना करो। अब इसके हम आंसर के ऊपर बात करते हैं, ध्यान से देखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध मतलब प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। उन्हें आधुनिक कविता को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई भी लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, किसी को फुर्सत ही नहीं है। यानी आजकल कोई भी इंसान एक लंबा कविता नहीं पढ़ना चाहता, उतना किसी के पास फुर्सत नहीं है। वो भले किसी के पीछे जा सकता है, अपना समय बर्बाद कर देगा, फ़ोन पे समय बर्बाद कर देगा, चैट पे बर्बाद कर देगा। अरे मेरा लॉजिक है ये। लेकिन वो तुम्हारी कविता नहीं सुनेगा, वो किसी की 1 घंटे बातें सुन लेगा बोरिंग, उससे अच्छा लगेगा, बट नहीं कर सकता, कविता नहीं सुन सकता। जैसे आजकल के बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, सब फंसे हुए हैं रे। पढ़ाई कर लो, मौका है, मारोगे चौका, नौकरी होगा, पैसे उसे कमाओगे, फिर लाइफ सेट कर लोगे। तो जो मनो करना ना यार। कला के लिए सिद्धांत क्या है, कला के लिए सिद्धांत क्या है मेरे भाई? तो कला के लिए सिद्धांत तो तात्पर्य है मुक्तकों का चलना, होना और लंबी कविताएं का नकार देना। आजकल इंसान छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को नकार देता है, मना कर देता है, समझ रहे हो? तो सारी चीज़ें नहीं करनी। जो प्रॉफिटेबल लगे, जो भाई फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, उससे हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। जैसा भी मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, अब इसमें से एग्जाम में तुम्हारे कौन आ जाएगा तुम जानते हो क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लोगे, चलो मानता हूँ कुछ क्वेश्चन लड़ भी गया, क्या सारा लड़ जाएगा? नहीं ना। तो चैप्टर कर लो ना यार, कितना ही समय लग रहा है? अगर 10 मिनट लग रहा है क्वेश्चन आंसर करने में, तो 20 मिनट याद करने में लगेगा। हिंदी है। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जा सकता है। यानी कि अकेले में जो गीत गाया जाए उसे हम लोग प्रगीत मान सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपरक हो। यानी जो भी व्यक्तिगत हो, यानी अपने आप पर हो, आत्मपरक हो, लगे कि हाँ मेरा उसमें कुछ अंश दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से चीज़ें इंसान को पसंद आती है कि हाँ लग रहा है मेरी ज़िंदगी से रिलेट हो रही है चीज़ें, लग रहा है ये मेरा ही ज़िंदगी है। तो इस तरह की चीज़ों को इंसान ज़्यादा पसंद करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। वास्तुपूरक नाट्यधर्मी कविताओं का तात्पर्य है कि आत्मपरक प्रगीत और नाट्यकर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मैंने हर क्वेश्चन को छोटा छोटा बना के लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप एक बेहतर नंबर अपने एग्जाम में लेकर आ पाओ मेरे भाई। वास्तुपूरक नाट्यधर्मी कविता से तात्पर्य है कि किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। क्या होती है? मतलब जितना चाहो उससे थोड़ी सी लंबी होती है। आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के समान ही होती है। आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविता में अंतर होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इतना छोटा दे सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 5 नंबर का सवाल है। और 5 नंबर का सवाल आप सुनिए कि 5 नंबर का सवाल क्या है। टोटल 10 वो क्वेश्चन है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, उदाहरण स्पष्ट करना है। क्या करना है? उदाहरण स्पष्ट करना है। हिंदी कविता के इस इतिहास में प्रगीतों का मुख्य स्थान है। हिंदी कविता का उदय गीत से हुआ है। गीतों के मन को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गे पद ही लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहा लिखा है या तो गे पद लिखा है, ठीक है। चलो, विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है। अगर हम किसको उदयपति को अगर हम लोग पहला कविता माने जो लिखने वाला इंसान था कवि माने, तो समझ जाओ कि हिंदी से ही कोई चीज़ स्टार्ट हुआ है, कविता जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की बाड़ी में हो गया है,
ठीक है, क्योंकि संत लोग और भक्त लोग कविता ही तो गाते हैं मेरे भाई। ठीक है, देवी देवता को मनाते हैं, गीत गाते हैं, कविता गाते हैं, भजन गाते हैं, तो उदय प्रताप जी का लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आराम तरीके से बता रहा हूँ, स्वर धीमा से बता रहा हूँ, ठीक ना। चलो, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न है एवं गुप्त जी आदि प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार दीजिए। तो देखिए, आधुनिक प्रगीत काव्य का उदय 20वीं सदी ही रोमांटिक उत्थान ले साथ हुआ है, यानी कि रोमांटिक चीज़ों के साथ स्टार्ट हुआ है, उत्थान हुआ है, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष से है। भक्ति काव्य से लगा इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल में एक नया व्यक्तित्ववाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता, है ना, प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक प्रगीतों में भक्ति काव्य जैसे भावना तो नहीं, किंतु आत्मीयता और ऐद्रियता है। यानी कहने का मतलब क्या है, भक्ति तो नहीं होता है रोमांटिक चीज़ें जब लिखाता है तो, लेकिन उसमें अपनापन होता है, अपनी फीलिंग्स होती है भाई रोमांटिक चीज़ों में। समझ रहे हो? इंसान आजकल देखते हो कितना गाना सुन रहा है आजकल इंसान, छोटे छोटे लड़के जो हैं 18 साल 12 साल 22 साल 25 साल, जिन्हें स्ट्रगल करना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना है, वो कहीं और फंसे हैं यार, लड़का हो या लड़की हो, सब ये सब लोचे हैं। ठीक है, जरूर है। मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीयता संबंधी विचारों तथा भावों को काव्य का रूप देते हैं, उनका काव्य भी प्रबंध काव्य था। उस समय उन्हें सामाजिक माना गया, लेकिन विद्वान जनों को एहसास हो गया कि इन रोमांटिक प्रगीतों में भी सामाजिकता है, यानी कि रोमांटिक चीज़ों में भी क्या है, सामाजिकता है, एकता है, समाज के बारे में बताया जा सकता है, इंसान को अपनी ज़िंदगी में कैसे रहना है, किससे बिहेव करना है। एक मेल फैकल्टी एक फीमेल फैकल्टी है, दोनों लोग मिलेंगे तो कैसे बिहेव करना है, कैसे साथ रहना है, ये सब चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है ना? चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो ध्यान से सुनो आंसर। प्रस्तुत पंक्ति नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध प्रगीत और समाज से लिया गया है। आलोचन के अनुसार प्रगीतात्मक कविता में कई परिवर्तन हुए हैं। इस पंक्ति का आशय यही है कि व्यक्तिगत अथवा एकांत में लिखे गए गीतों में भी मानवता के भाव होते हैं। जो इंसान एकांत भाव से लिख रहा है, अकेले के लिए लिख रहा है, फिर भी उसमें क्या होता है, मानवता का भाव होता है। उसे केवल अकेलापन के मर्म को समझाने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। जो इंसान अकेले रहा है, अकेले सारी चीज़ें सोचा है, तो सारी चीज़ें वो बता सकता है, बयां कर सकता है, मतलब बयान कर सकता है, बता सकता है, बोल सकता है और समझ भी सकता है। तो अकेलापन भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। ठीक है, लाइट बफरिंग कर रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, अच्छे से देखिएगा। अगला सवाल है, मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक होना चाहिए था, आलोचक ने इस विषय में क्या निष्कर्ष है, यानी आलोचक का इस विषय में क्या स्पर्श है मेरे भाई, क्या तात्पर्य है, उसे बताना है। तो ध्यान से इसका आंसर सुनो। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं, और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताएं से किसी कदर कम समर्थक नहीं है। वे कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। कुछ विचार से तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध की काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, इसलिए उनकी कविताएं पर पुनर्विचार किया जाए। ठीक है, यानी कि की जाए, क्योंकि वो सब आत्मपरक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। थोड़ा सा और है ना, विचार करने की आवश्यकताएं हैं, लेकिन यह भी है कि यह कविता आत्मपरक होते हुए भी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि आप जो भी कविता सुनो, जो भी है ना गति से कही जाए, तो उसमें एक अलग एनर्जी मिलती है और आप उस एनर्जी को समझ सकते हो पढ़ के। ठीक है, एक अलग लेवल की ऊर्जा मिलती है उसे पढ़ने से। और अगला सवाल है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है आपको। तो ध्यान से सुनो। और 10वां नंबर सवाल एक और छोटा सा है। तो 9 नंबर का सवाल क्या, इसे देख लेते हैं। मेरा भी आज मूड थोड़ा सा अपसेट था, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से देखना। त्रिलोचन के और गीतों में जीवन जगत और प्रकृति के
जितने रंग बिरंगे चित्र मिलाते हैं वे दूसरी जगह दुर्बल हैं। वही नागार्जुन की बहिमुखी आक्रामक काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण कम ही आते हैं। तो उनकी जो विकट तीव्रता है वो प्रगीतों और परिचित संसार को एक झटके में छिन्न भिन्न कर सकती है, यानी कि ख़त्म कर सकती है, इधर की बातें उधर कर सकती है। ठीक है, चलो। और 10 नंबर का सवाल है तुम्हारा, देख लो कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है ना। क्या कह रहा है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। केदार सिंह की उत्कृष्टता कविता के इस कथन से पुष्टि करो। तो देख लो, मिथ कथन का अर्थ होता है कम शब्दों में अधिक कहना, जो कि केदार सिंह की कविता में लिखने से मिलता है। यानी केदार सिंह की जब आप कविता देखोगे तो उसमें आपको मिथ कथन मिलेगा, यानी कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ बयां कर देते थे। उन्होंने बड़ा ही सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव किया है, यानी कम कम शब्द में उसका एक पूर्ण अर्थ निकले, उस तरह से उन्होंने किया है। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आगे है ऑब्जेक्टिव, तो मैं आगे ऑब्जेक्टिव का वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा, क्लियर अच्छे तरीके से करा दूंगा। तो सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से दे रहा हूँ, तो आप जुड़े रहोगे यहाँ से और अपना MK यूट्यूब चैनल से हमेशा आपके साथ रहेगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देगा। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो।